अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉफ़ी विद शहनीला प्रेजेंटेड बाय पाकिस्तान बिजनेस क्लब पीबीसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी और बाकी मैं चाहूँगी कि वो आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन खुद शेयर करें, डिटेल इंट्रोडक्शन। तो आपने इनको बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे देखा होगा क्योंकि बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं और इसके अलावा एक बिजनेस वुमन भी हैं। आइए मिलते हैं सायरा शाकिर जी से और इनसे कहते हैं कि अपना मजीद डिटेल इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मैंने एक अदना सी कोशिश की आपका इंट्रोडक्शन करवाने की, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना मजीद आपने पहले ही बहुत ज्यादा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बाबा बुल्ले शाह के उस कॉल पे बिलीव करती हूँ। जब भी मुझसे कोई मेरा तारुफ पूछता है तो मैं कहती हूँ जी की जाना मैं कौन। मुझे तो अब तक अपनी खुद की शनाख्त नहीं हो सकी, उसकी कोशिश में लगी हुई हूँ। बाकी मेरा ये मानना है कि जो काम मालिक करवा ले बंदा वही करता है, इसमें मैं अपनी एफर्ट को कभी ऐड नहीं करती। रब ताला ने जो जो चीज़ें ज़िंदगी में मुझसे काम लेने थे वो लिए और अब तक चल रहा है। जब तक मालिक की मर्जी होगी होता रहेगा। बस शुरू किया था, एक शौक़ था जैसे ड्रेस डिज़ाइनिंग का, क्रिएटिव माइंड अल्लाह ने दिया। तो ये मेरे फादर को जाता है इसका क्रेडिट कि उन्होंने मेरे बचपन में ये भांप लिया था कि ये कोई सादा सीधी पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो उन्होंने मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग की स्टडी में डाल दिया। मैंने वहाँ से माशाल्लाह 3 इयर्स का डिप्लोमा किया ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग में, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और उसके बाद फिर ये था कि पे बैक करने का जज्बा था। मेरा ताल्लुक एक छोटे टाउन से है, मुरीद के, जो KGT रोड पे वाक़। और हमारे इलाके में मेरे दौर में बच्चियों के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। मैट्रिक के बाद तो बच्चियों को कहा जाता था बस अब घर बैठ जाओ, क्योंकि लोकल बसेस के लिए आपको लाहौर जाना पड़ता है। लेकिन वालिदैन पढ़े लिखे थे, उन्होंने हौसला दिया कि नहीं आपको पढ़ना है। और जब मैंने मैट्रिक किया तब मेरी उम्र थी 14.5 साल। छोटी सी उम्र में फिर लोकल बसेस पर सफ़र करके तो अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर ये लगा कि अगर जो ख़वातीन इस इलाके की हैं जिनको मौका नहीं मिला आगे पढ़ने का, मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो फिर घर के एक बैरूनी कमरे में, जिसको बैठक कहा जाता था, उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर का सामान रखा। तो वहाँ पर जो कुछ भी मैंने सीखा, जिसमें कटिंग, स्विंग, फैब्रिक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरीज, मशीन निटिंग और इस तरह की दीगर चीज़ों को मैं ख़वातीन को सिखाना शुरू किया। तो अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की, बहुत वहाँ से इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सिलसिला चलता रहा और आज तक मैं समझती हूँ कि स्ट्रगल ही चल रही है और मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल ख़त्म भी होती। अच्छा, ये तो आप जरा कसरे नफ्सी से काम ले रही हैं। माशाल्लाह आपकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं जो हमें नजर भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में आपने एक बात की कि अभी तक शायद आप खुद को ठीक तरह से पहचान नहीं पाई, या हज़रत बाबा बुल्ले शाह का भी आपने हवाला दिया। वहाँ से मैं आप उससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि खुद शनासी या खुद आशनाई ये कब आश्कार होती है, या आप पे कब आश्कार हुई? आपको अपने बारे में कब ज़्यादा पता चलना शुरू हुआ? क्या लड़कपन में ही, क्या जवानी में ही, या फिर उसके बाद आगे? इसमें भी 2 चीज़ें हैं शनीला। एक तो आप जब आप 2 तरह के इल्म है ना जो इंसान लेता है, एक है इल्म हसूली और एक है इल्म हजूरी। इन 2 उलूम का मुरक्कब है एक इंसान। जो इल्म हसूली है वो ज़ाहिरी इल्म है। तो ज़ाहिरी इल्म का मेरा ख्याल है मोस्टली हम लोगों को पता चल ही जाता है। हमारे बचपन में हमारे वालिदैन अगर समझदार हैं तो वो समझ लेते हैं कि इस बच्चे का जहन कैसा है, इसको किस तालीमी डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया कि मैं खुशकिस्मत रही। उसके बाद ये कि खुद भी मुझे पता चलता रहा। मैं बहुत छोटी थी स्कूल में, तो पता नहीं कब किसी ने देखा होगा, कोई पोएम सुनी होगी, सुनवाई होगी मुझसे, तो पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने गला भी अच्छा दिया है। तो फिर वो स्कूल के जो वो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं उसमें मेरा एक आइटम फिक्स था कि मैंने सुबह एक सॉन्ग, एक नात या कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर खुद ब खुद होती रही। दूसरी चीज़ जो है इल्म हजूरी, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ। ये वो वाला है इल्म हजूरी जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कहा है ना खुदी। तो खुदी को ज़्यादातर लोग भी ना इल्म हसूली के तौर पे लेते हैं, लेकिन ये वो वाला आपका तारुफ है जो आपकी रूह से आपका होता है। उसको हासिल करने के लिए उससे पहले आपके अंदर एक लगन, एक बेचैनी होती है। ये हो नहीं सकता कि आपके अंदर वो तलब नहीं है और आपको कोई उस्ताद मिल जाता है। वो थी मेरे अंदर ना, एक टिक सी लगी रहती थी। तो उसके लिए फिर यह है कि अल्लाह से दुआ किया करती थी मैं बहुत छोटी थी तब से कि अल्लाह ताला कुछ है जो मुझे जानना है, जो मुझे पूछना है, जो मुझे समझना है, मुझे आपसे मिलना है, वो जो बचपन की बातें होती हैं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि एक मतलब अडल्ट एज में आके
अल्लाह करीम ने मुझे एक ऐसे मेहरबान से मिलवाया जिनको अब मैं अपना मुर्शिद कहती हूँ। तो उनसे तारुफ होने के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब अल्लाह को सलाम की वली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, फिर पता चला कि एक और खुदशनासी होती है कि जो आपको अपने आप को जानना है, कि अपनी रूह से तारुफ हासिल करना है। तो जब इस तारुफ की तरफ मैं आई तो ज़िंदगी का मकसद मुझे पता चला कि असल में दुनिया में मालिक ने जो हमें भेजा है ना, वो ये ज़ाहिरी अलूम हासिल करने के लिए नहीं भेजा जिसके पीछे आदम की औलाद की अक्सरियत लगी हुई है। तो जो असल इल्म है ना, वो है जो मुझे मेरे मेंटोर से मिला, जिसकी मैं भी बहुत ही समझे कि अभी प्ले ग्रुप की स्टूडेंट हूँ। लेकिन उस वक्त फिर ये तारुफ मिला और अब मेरी कोशिश ये है कि इसमें कुछ मैं अपना अच्छा सा तारुफ हासिल कर लूँ और किसी एक मंजिल तक पहुँचूँ इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ आई, ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ आई और स्टिचिंग, स्विंग, निटिंग वगैरह सब चीज़ों से आपका ताल्लुक रहा और आपने आगे लोगों को सिखाया। तो ये आपको कब ज़रूरत महसूस हुई कि आपको जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनानी है? और किसने, अगर किसी ने आपको बताया या आपने खुद से फील किया कि ये एक दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, ये हिम्मत आपको किसने दी? अच्छा, ये बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल है सब सुनने वाली स्पेशली ख़वातीन को तो ज़रूर इस पे सुनना चाहिए गौर से, कि मुझे एक मुद्दत, एक वक्त लगा अपने कारोबार को लेकर चल के एक जगह कामयाब, एक कामयाबी के एक स्टेप पे जाने पे। मैं भी खुद को कामयाब नहीं समझती क्योंकि भी बहुत रास्ता बाकी है। लेकिन मुझे एक वक्त ऐसा आया, आज से कोई 6-7 साल पहले आप समझे, कि मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा कि मेरी मेहनत वही है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन बिजनेस डाउन क्यों हो रहा है। तो उस वक्त ये नहीं पता था, वजह नहीं पता थी। लेकिन वही बात है ना कि जब आप इस रास्ते पे पढ़ते हो और आपका कनेक्शन मालिक से होता है, जब आप हर सवाल उसके सामने रखते हो तो वो रास्ते खुद ही आपको दिखाता है। तो ऐसे बातों बातों में एक दिन एक फ्रेंड ने बताया कि आपको WRCI ज्वाइन करना चाहिए। मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था। वहाँ पे ख़वातीन को बिजनेस सिखाया जाता है। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पता चला कि अब तो दुनिया डिजिटल हो चुकी है। तो मेरे बिजनेस के पीछे रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं अभी भी लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करके तो बिजनेस ले रही हूँ, दे रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे अपने बिजनेस को डिजिटल करना पड़ेगा। तो बेसिक नॉलेज वहाँ से मिला। उसके बाद फिर ऐसे जब एक कम्युनिटी बनी, मैं लोगों में आई, बैठी, पता चला कि यहाँ तो हर बंदा ही डिजिटल जुबान बोल रहा है, हर बंदे का बिजनेस डिजिटल हुआ है तो वो कामयाब है। यानी आप एक छोटे से छोटे बिजनेस से लेके एक बहुत बड़ी सनत को भी जब तक आप ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस अधूरा रह जाएगा। फिर मैं इस तरफ आई और आज मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बिजनेस अगर किसी ने कामयाब होना है, ख़वातीन हैं, हजरात हैं, तो आपको इस डिजिटल दुनिया से वकूफ़ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अब एक नया वेंचर मैंने शुरू किया है कि एक ऑनलाइन बिजनेस है ख़वातीन के लिए, जिसको मैं प्रमोट कर रही हूँ, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है, USA की कंपनी है। तो उसको मैं लोगों में, ख़वातीन में स्पेशली मुतारिफ करवा रही हूँ कि ये इतना आसान एक रास्ता है अर्निंग का कि आपके पास सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए तो आप घर बैठे लाखों की अर्निंग कर सकती हैं। तो कोशिश है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी ये मैसेज दे रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आप ये बताइए कि आप जब डिजिटल लेके आई अपने बिजनेस को, तो आप क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ा आपके बिजनेस की ग्रोथ पे? आप पहले जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीके से कर रही थी बिजनेस को, बाद में आप अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस की क्या फ़र्क महसूस किया आपने? सबसे पहले फ़र्क तो मेरे अपनी पर्सनैलिटी पे आया, क्योंकि मैंने ये सीखा कि जब आपने अपने बिजनेस को डिजिटल करना है तो सबसे पहले तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़ेगा, जिसका कि बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। जब पर्सनल ब्रांडिंग करनी है तो फिर खुद को झांका, देखा कि अच्छा क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है मेरे अंदर। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और पता चला कि यूट्यूब चैनल पर मेरी एक सलाहियत हिट हो रही है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अल्लाह की तरफ से थी, तो उसमें मैं सक्सेसफुल हुई। फिर पता चला कि मुझे इंस्टाग्राम को किस तरह से यूज़ करना है, वहाँ पर भी मुझे बात करनी है और अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है। और उसके लिए मैं खुद जब बात करती हूँ तो मुझे अपने ऊपर तो पहले काम करना है, उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट की बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हुई, मेरे अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल मेरे डेवलप हुए, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले से भी ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद ये कि जब मैं डिजिटल दुनिया में आई तो मुझे पता चला कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे अपने जैसे और लोगों को भी देखना है। इससे पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। फिर मैंने अपने बराबर और अपने से ऊपर वाले लोगों को इसी मेरी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, तो मैंने फिर क्लॉथिंग के लोगों को देखना शुरू किया। अच्छा, फिर मैंने कंपैरिजन किया कि मुझे इससे बेहतर है कम से कम इस जैसा काम करना है। उससे पहले तो मैं वन मैन शो खेल रही थी ना। तो फिर जब मुझे ये एक सहूलत मिली ना कि मुझे इंटरनेट पे आके लोगों को देखा, लोगों को जांचा, कंपैरिजन बना, तो मेरा बिजनेस एनहांस हुआ। मुझे अपनी बहुत सारी कमियों का पता चला जिनको मैंने दूर करने की कोशिश की और बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी।
क्योंकि इससे पहले, डिजिटल आने से पहले सायरा जी की जितनी भी रिसर्च होती होगी मार्केट को लेके, कंपेटिटर्स को लेके, वो सारी मार्केट के अंदर जाती, बिल्कुल ठीक है। और डिजिटल होने का फायदा ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बना ली है बिजनेस की, या आपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना ली है, तो आपको आपके कंपेटिटर्स भी आपके कमरे में बैठे आपके टेबल पे लैपटॉप यूज करने से उनका सारा डेटा, सारे इनसाइट्स वगैरह जो है वो आप देख सकती हैं, और उससे बड़ी पावरफुल जो है वो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उनके एनालिटिक्स को जो है वो आप जांच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सायरा जी, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि आप समझती हैं अभी भी आप कामयाब नहीं हैं, तो आपके लिए कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? वो क्या थ्रेशोल्ड होगा, वो क्या पॉइंट्स होंगे जिनको अचीव करने के बाद आप खुद समझेंगी कि हाँ अब मैं कामयाब हूँ? ये ना हर बंदे का अपना एक अलग म्यार होता है। मेरा ख्याल है ये अंदर की आवाज़ जिस दिन आ जाती है ना कि अब बस ये सक्सेस है, तो मेरा ख्याल उस दिन ब्रेक लगती है। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें अगर आपको कुछ मैं ऑप्शंस दूँ कि क्या वेल्थ है, अगर आपके पास दौलत बहुत ज़्यादा आ जाए, या आपके पास शोहरत बहुत ज़्यादा आ जाए, या फिर आप जो है आपके पास आप स्केलिंग हो जाए आपके बिजनेस की, बड़े लेवल पे चला जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ज़्यादा प्रॉफिट्स बना रहे हैं या नहीं, या आप उसको डाइवर्सिफाई कर लें अपने पोर्टफोलियो को, डिफरेंट और इंडस्ट्रीज में आप कदम रखें। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें से आप मुझे बताइएगा कि किस में आप समझेंगे कि मैं कामयाब हो गई। मेरा ख्याल है ये भी हर बंदे का ना, ये वाला म्यार, ये वाला ग्राफ, ये हर बंदे का अलग से होता है, हर पर्सनालिटी इसको अलग से देखती है। मेरा जो पर्सनल है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो, मैं तो समझती हूँ कि इनर सेटिस्फेक्शन, जिस दिन इनर सेटिस्फेक्शन जिस पॉइंट पे हो जाता है ना, बस वही कामयाबी है। और मैं सच्ची बात है आपको उस पॉइंट पे आना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन मैंने ये मान लिया ना मैं कामयाब हूँ, तो शायद मैं रुक जाऊंगी, और मैं रुकना नहीं चाहती। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी, जितनी सांसें दी हैं, आखिरी वक्त तक मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ और कुछ ना कुछ पे बैक करती रहूँ, अपने साथ लोगों को लेकर चलूँ, और पैसा वैसा ये सब कुछ जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस। व्यूअर्स, हमेशा ऐसे होता है कि ये एक इंसानी साइकोलॉजी है कि आप जब भी कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो वो आपके लिए बर्थलेस हो जाती है, बेमानी हो जाती है। सायरा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप एक पॉइंट पे जाके सोच लेंगे ना कि अब मैं कामयाब हो गई हूँ, तो उसके बाद कामयाबी आपके लिए कोई मानी नहीं रखेगी, वो फजूल आपको लगने लग जाएंगे जितने भी आपने थ्रेशोल्ड्स अचीव किए हैं। तो हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपने गोल्स को जो है वो मूव फॉरवर्ड करें और नए गोल सेट करें और नए ऊंचे गोल सेट करें। तो इसी मोटिवेशनल बात के साथ जो है वो हम आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान बिजनेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ पे बैठें और बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट के साथ जो है वो डिस्कशन करें। इंशाल्लाह हम फर्दर सीरीज भी लेके आएंगे इनकी। सायरा जी बहुत शुक्रिया आपके आमद, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया पाकिस्तान बिजनेस क्लब का जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम खुलकर अपनी बात कर सकें, और बहुत सारे लोगों को हमारी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।